औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेक्नोलॉजी का दौर है और उससे रिलेटेड जो गैजेट्स हैं जिंदगी का बुनियाद और एविडेंस जो कि मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस से कलेक्ट होती है, वो जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उसमें वो एडमिसिबल होती है। पाकिस्तान के अंदर इसकी एडमिसिबिलिटी जो है मॉडर्न डिवाइसेस की बाकायदा तौर पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है और अपेक्स कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो पाकिस्तानी जो लॉ ऑफ एविडेंस जिसको कानून शहादत आर्डर 1984 कहा जाता है, वो भी मॉडर्न डिवाइसेस की एविडेंस को ना सिर्फ एडमिसिबल करार देता है बल्कि उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिलाय भी करके डिसीजंस देने का जुडिशल सिस्टम को इजाज़त दे देता है। लेकिन अभी तक कुछ वैल्यूएबल टेक्निक्स हैं, जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट है या FMRI है, जो कि पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के अंदर अभी तक ऑनर नहीं किए गए हैं, क्योंकि हालांकि ये एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे पूरी दुनिया में इनको लिया जाता है और पाकिस्तान में अभी तक चूँकि लेबॉर्ट्रीज और जो है इस लेवल पे काम नहीं कर रही हैं और ना ही फोरेंसिक साइंस की जो मौजूदा सेटअप है, पंजाब में तो कुछ बेहतर है लेकिन दूसरे सूबों में अभी भी इस पे बहुत सा काम होना बाकी है। अलबत्ता पाकिस्तान में मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो एविडेंस क्रिएट होती है, उसके हवाले से पिछले दिनों एक हमने बड़ा पंगा देखा। मलिक अरशद मलिक नायब के जो जज थे, उनके केस में, जो कि इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस था, और मैं रेफ़र करूँगा PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो नायब के जज थे अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस जो है, उसको आप देखिएगा और उसमें इस बात को एविडेंस के तौर पे जो मॉडर्न डिवाइसेस को इस बड़े अच्छे अंदाज से इस पे प्रिंसिपल्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ड्रा किए थे। अब सही बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। व्हाट इज एविडेंस? बेसिकली आर्टिकल 2C कानून शहादत आर्डर 1984 और जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897 की सेक्शन 3 सब सेक्शन 16 एविडेंस को डिफाइन करती हैं। देखें, आर्टिकल 2C कानून शहादत आर्डर 1984 और क्लॉजेस एक्ट 1897 की सेक्शन 3 सब सेक्शन 16 को देखेंगे। एविडेंस मीन्स एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड or document produced before a court of law। कोई भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड है या डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश किया गया, दैट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। It also includes electronic documents। इसी बात को अगर हम द इलेक्ट्रॉनिक 2002 आर्टिकल 3 को देखें तो ये वाज़ेह कर देता है कि एविडेंस जो है वो एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ
इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी इसमें आ सकता है। और सेक्शन 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 को देख लीजिएगा, उसकी सेक्शन 3 ये वाज़ेह कर देती है। उसके बाद साहिब हमें जाना पड़ता है आर्टिकल 164 कानून शहादत ऑर्डर 1984, and basically in its spirit and letter Article 164 कानून शहादत ऑर्डर 1984 accept the admissibility of evidence that become available through the modern devices and modern gadgets or any modern techniques. Basically, evidence produced through modern devices is the primary evidence within meaning of Article 73 of कानून शहादत ऑर्डर 1984। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे अंडर आर्टिकल 73 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तौर पे ही आप उसको लेंगे और दैट विल बी एडमिसिबल। इस हवाले से मैं रेफर करता हूं आर्टिकल 164, आर्टिकल 73 कानून शहादत ऑर्डर 1984 को देखिएगा। और इसी हवाले से पीएलडी 2000 और हाईकोर्ट पेज 231 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब साहिब the phrase modern devices and techniques was firstly used by the Justice John Marsh in the leading case Rex versus Maqsood Ali case in 1965. As this concept was not available in the Evidence Act 1872. Basically, device is a thing made or adopted for special purpose. डिवाइस को किस तरह डिफाइन किया गया? डिवाइस इज a thing made or adopted for special purpose. उसके बाद any method or particle design may be termed as technique of Electronic Crime Act. When we refer to the modern technique and devices, any computer, any gadget, any mobile phone, Android phone is also comes within the ambit of electronic devices, modern devices and modern techniques, and that will come under the ambit of Prevention of the Electronic Crimes Act 2016, PICA Act 2016. Basically, while defining the terms device, use the phrase virtual tools. Virtual tool, device. It means not in physical form, password, access code in electronic form, any access code, any password, any nickname, any safety pin. Not only computer but a virtual universe resulting due to the use of computer may also be included in the modern devices, and I will refer for this specific modern devices definition and modern devices technique within the ambit of virtual techniques that has been
elaborated in a landmark judgment that was PLJ 2002, Lahore High Court, page 159. Basically, modern devices and techniques, compute any component, are modern techniques and devices, and that will be covered under Article 4 Kanun-e-Shahadat Order 1984. And basically, that concept was also interpreted in a landmark judgment of Pratap Singh versus the state of Punjab in India. All India Reporter has basically interpreted it. And modern techniques and devices, however, are subject to the tampering, and this court may discount its evidentiary value for admissibility or inadmissibility. The court will see and analyze all the pros and cons of that specific piece of evidence. If it deems that there is a tampering in such device and technique, and court shall also be concise of the mimicry while accepting the audio and Photoshop techniques, while admitting photographs in techniques in evidence as an evidence. कोर्ट देखेगी कि क्या फोटोशॉप तो नहीं की गई। पिछले दिनों एक केस में मैंने देखा कि लड़की के साथ लड़के की तस्वीर एडिट की गई थी। कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि ये तो बाकायदा तौर पर, हालाबाद में फिर उसको भिजवाया भी गया कि जी इसको भेजा जाएगा बाकायदा लेबॉर्ट्री के अंदर देखने के लिए। और अगर हम इसकी बेसिक नेचर को देखना चाहें तो ये अभी 2002 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। उससे पहले भी जो है 1998 PCRLJ पेज 1009 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देता है। टेप रिकॉर्डिंग conversation, mobile recording conversation, any speech are admissible as an evidence. And you know, people, it is the settled principle, and it has also been interpreted in 2000 CRLJ page 755. Basically, audio cassettes, recorded audios can be produced and be relied upon by a court of law as an primary piece of evidence that has been interpreted in the 2016 YLR page 62 Karachi High Court. Basically, any audio recording can be proved by a person making such recording, and that will be a basic proof of that evidence, and the maker of that audio will have to appear in the court of law and will give as it as an evidence and will produce in the court of law and court will decide what will be next and is it has been tempered or not. And basically tape recording and transcript shall be prepared under the independent supervision, and voice of the person sought shall be duly identified, otherwise cannot be appreciated as an evidence, and its admissibility, you people know, will come under the ambit of gray area. And that has been interpreted basically as a settled principle of evidence law. PLJ 1976 Supreme Court page 72,
and 1995 MLD page 1485, 1986 CLC page 1786। बुनियादी तौर पर जो मेकर ऑफ एविडेंस है को रिकॉर्ड किया है, he will have to come in the court and will prove that specific modern evidence in the court of law. Recordings are admissible in evidence subject to the open question upon its credibility in the trial court. जब मेकर ऑफ एविडेंस अपीयर होगा कोर्ट में, तो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में वो जवाब देगा, अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करेगा। देन मॉडर्न डिवाइसेस के तहत जो उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है या वीडियो रिकॉर्डिंग की है, that will be as admissible evidence and its maker will come in the court for the credibility proof of that modern evidence. And basically it is a settled principle that has been interpreted in PLD 1982 Peshawar High Court page 52. And video cassettes and video recordings, you people know, you people know better than me. Basically video cassettes, as it is expressed through the figure, pictures and marks, it is admissible as an evidence, and CCTV cameras come under the ambit of that, you people know. Basically I will refer for that as an admissibility ambit of this modern technique that has been interpreted in the 1999 MLD page 2989. Basically, you people know CCTV camera or video recordings. This is not a general rule. Video screening are admissible in some cases, but not in all the cases. CCTV footage can also be admitted in an evidence, but it can be appreciated unless it is proved in the court of law. And for that I will refer PLD 1989 Supreme Court page 249, and recently in the PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 2084 वाज़ेह कर दिया इसने कि कोई भी सीसीटीवी जो फुटेज है, जब तक बाकायदा तौर पर एप्रिसिएशन, एविडेंशियरी एप्रिसिएशन हासिल नहीं कर लेती है, ये एडमिसिबिलिटी के एम्बट में नहीं आएगी। देखा जाएगा कि क्या कोई किसी किस्म की कोई डबिंग तो नहीं की गई है, क्या किसी किस्म की कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई है, क्या किसी किस्म का कोई फोटोशॉप तो नहीं किया गया है। ये तमाम चीजों को देखते हुए उसकी क्रेडिबिलिटी को देखा जाएगा और फिर जाके ये अपनी एडमिसिबिलिटी को प्रूव कर पाएगी। इस हवाले से हमने भी बात की है, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 2084 जो है ये इस बात को वाज़ेह कर देती है। Higher courts of Pakistan have set forth principle to prove the video recording, and basically it can be proved by producing the person recording it his affidavit of the fact of recording of the same. Maker of recording, maker of CCTV, maker of video will be produced in the court of law, will prove the credibility of that footage, then it will get the admissibility as an evidence. And I will refer for that 2001 YLR page 448. Basically, video footage or video recording has been held admissible in the evidence, yet the
courts are not advised to appreciate the video recording evidence at bail stage, as it might be an outcome of some camera tricks. Basically, at the bail stage, you people know no deeper appreciation is allowed. इस वजह से बेल स्टेज के ऊपर इस अलाउ नहीं किया जा सकता इस बात को, क्योंकि ये ट्रायल का मैटर है। बाद में देखा जाएगा क्या कैमरा ट्रिक तो नहीं लगाए गए हैं। इस हवाले से मैं रेफर करूंगा 1998 PCRLG पेज 1990 और बेसिकली at the bail stage you people know no deeper appreciation is allowed and video recording can only be considered at the trial stage, क्योंकि कोई भी चालाकी कर सकता है बेल स्टेज के ऊपर, और डीपर एप्रिसिएशन बेल स्टेज पे अलाउ नहीं है, आपको पता है। एंड आई फील in the Benazir Bhutto case and in the Mian Shehbaz Sharif case, Supreme Court of Pakistan, in Benazir Bhutto case, that was PLD 1998, Supreme Court page 388, and Nawaz Sharif case, you people know better than me, PLD 2004, Supreme Court page 583. In the Benazir and Nawaz Sharif case, and even regarding the Sicilian cases, I feel by the Mr. Justice, you people know, I can't recall his name. No, he has gone out for the scholarship, and you people know he has fled from Pakistan. Supreme Court of Pakistan held that press reports and subject to the exceptions, and recently, you people know, Islamabad High Court has also interpreted press clips are admissible as an evidence. And PLD 2015 Islamabad High Court page 85 has interpreted it, even the press clippings on the YouTube, the press clips on the Facebook, all are admissible as a primary evidence, and that will be considered as an admissible evidence. Basically, authentic and uncontradictory news published in the newspapers can be made basis for interferences, and I feel that is the settled principle, and that has been interpreted by the Supreme Court of Pakistan in PLD 1998, Supreme Court page 388. Basically, all the press reports, all the web reports are also admissible if not contradicted immediately after its publication, and that has been interpreted in the Panama cases also. I have seen many a time on the Facebook, on the different pages of Skype, different pages of Facebook, and different groups of WhatsApp I have seen. Basically, all the reports, if not contradicted immediately, can be admissible as an evidence, and that has been interpreted by the Supreme Court of Pakistan as a settled principle, and that was interpreted in the PLJ 1998 Supreme Court page 27. Dear friends, now we come to the actual topic, basically modern devices. Basically, the courts are empowered to take judicial notice of the print and electronic media reports that has been published in the electronic or print media for forming any type of opinion, and that will be as an authentic, and that will come under the ambit of admissible evidence,
PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 879 इंटरप्रेट कर रही है इस बात को। And reports of the facts received through fax are also admissible in evidence, and reports via Facebook are also admissible as an evidence. Reports any by the WhatsApp also are also admissible in evidence, and that has been interpreted through the under the title of Article 164 of the Qanun-e-Shahadat Act 1984, and that was interpreted in Basically, photographs or video recordings fall in the purview of the document admissible in evidence, but the presenter has to prove the same. And what type of credibility it needs? Is it has been tempered or minored? But mere production of the photograph can't be exclusively accepted as a proof of the fact. Photocopies of the documents can only be admissible in evidence if specifically permitted by the court of law as in secondary evidence. You people know, and we have also discussed in different times before this topic, and that can be you can see in the 2002 PCRLJ page 1765, PLD 2003 कराची पेज 148 और 1990 CLC पेज 331 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देते हैं। एंड एज फार एज CDs, किसी दौर में वीडियोस हुआ करती थी, केस्टें, ऑडियो भी और वीडियो की, उसके बाद CDयाँ आ गई हैं जिसको हम कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये भी मॉडर्न डिवाइसेस है। बेसिकली CDs टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द एम्बट ऑफ आर्टिकल 164, जो भी वीडियो जो भी USB में आएगा, जो भी CD में आएगा, वो 164 कानून-ए-शहादत आर्डर 1984 के एम्बट में आ जाएगा, एज रिपोर्टेड इन द BBC न्यूज़ some days ago. I have learned basically compact disc was commercially published in market in year 1982 in Japan, and CD can be admitted as an primary evidence in the court of law, but after its thorough examination. And basically it was also interpreted in 2008 MLD page 1442. Video or audio can be used in the proceedings of court of law to determine liability of the accused. हमने एक CCTV फुटेज की एनालिसिस में ये चीज़ देखी कि बुनियादी तौर पर किस तरह से मॉडर्न डिवाइस एक अक्यूज्ड पर्सन की लायबिलिटी को किस तरह से डिटरमिन कर देते हैं, और ये एक सेटल्ड लॉ में कुछ इंटरप्रेट किया गया था। ज़रूर देखिएगा 2016 PCRLJ पेज 1390। Basically, polygraph test, referred to as the lie detector. polygraph test कहते हैं लगा दो, बंदा झूठ बोलेगा तो वो खुद डिटेक्ट कर देगा, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी तक एडमिसिबिलिटी नहीं हासिल गेन कर सका है। बाहर के मुल्कों में, अमेरिका की एक मूवी देख रहा था, उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये बुनियादी तौर पे 1921 में पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और बुनियादी तौर पर एक साइकोलॉजिकल इंडिकेटर है कि सर्टन क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बंदे का जो खून की गर्दश में और बंदे की नब्ज़ में, बंदे की दिल की धड़कन पे फ़र्क पड़ता है। झूठ बोलें तो वाकई पड़ता तो है ऐसा ही। और आपको पता है पॉलीग्राफ टेस्ट
are admissible in the modern systems, but if conducted with the reasonable caution and care in every legal system of the world. But in the scenario of Pakistan, polygraph test conclusive proof of the facts and of no avail to the prosecution. पॉलीग्राफ टेस्ट पे रिलाई नहीं किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की लेबॉर्ट्रीज में अभी तक 1921 की इजाद जो है उसके ऊपर भी अभी इतना काम नहीं हुआ है, बाकी सब पे हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट पे अभी तक जो है प्रॉब्लम में है इस हवाले से, लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएगा। इस हवाले से मैं आपको रेफर करूँगा, ज़रूर देखिएगा। 2008 MLD पेज 1385 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है तो पता कराने वाला जो है पता लग जाता है उससे, ये बुनियाद अथेंटिसिटी इसको हासिल नहीं है। और अभी तक 2020 आ गया, अभी तक कोई अथेंटिसिटी इसको हासिल नहीं है और ना ही जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज हैं उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सकी है। एंड द इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन, मसलन SMS है, ये भी एज एन एविडेंस है। व्हाट्सएप के ऊपर जो SMS हैं ये भी एडमिसिबल एविडेंसेस हैं। और इस हवाले से आपको पता है कि PLD 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज 231 जो है इसके ऊपर पूरी डिबेट दे देती है हमें। अलबत्ता जो भी SMS है, जो भी व्हाट्सएप है, जो मैसेज आया है, दैट विल बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सिमिलरली the communication through email can also be appreciated and evidence। जिस तरह से ईमेल को एप्रिसिएशन हासिल है, इसी तरह SMS को भी एप्रिसिएशन एज एन एविडेंस हासिल है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि SMS या ईमेल जो है वो कभी भी हक़ शुफा के मुकदमात के अंदर तलब क्रिएट नहीं करती है। होना तो फिर यही चाहिए था ना कि मैंने SMS कर दिया था तलब के लिए, तलब अशहद के लिए, तलब खशमत के लिए, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी SMS जो है, व्हाट्सएप जो है, ईमेल जो है, दैट इज एडमिसिबल एविडेंस। लेकिन हक़ शुफा में एक दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हक़ शुफा में जब तलब करते हैं तो ईमेल कर दिया करें? नो भाई ना, उसमें कतई सूरत ऐसे नहीं हो सकता है। इस हवाले से मैं आपको रेफर करता हूँ 2007 PCRLJ पेज 675 को देखिएगा और 2014 YLR पेज 1046 में बाकायदा तौर पर इस बात को डिस्कस किया गया था कि भैया जब तलब करनी थी तो फिर ईमेल नहीं की जाती, बाकायदा ईमेल नहीं बल्कि पोस्ट करनी थी, या बाकायदा तौर पर आपने उनको नोटिस करना था तलब के लिए। अदरवाइज SMS करना जो है वो तलब को क्रिएट नहीं हो जाती है। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट आई फील important point, that is the DNA, deoxyribonucleic acid report, that is admissible, you people know, in evidence. Basically it is a report of chemical examiner and is an outcome of the modern technique, DNA report. Basically DNA report is being evaluated in context of Article 59 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. Basically, DNA report is conclusive proof in some cases, रेप केसेस में भी, हत्या के, बहुत से पैटर्निटी के केसेस में भी। इस हवाले से PLD 2010 फेडरल शरीयत कोड पेज 215 जो है इस बात पे बड़ी अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है।
सही बेसिकली admissibility of DNA report is twofold. How? In cases pertaining to paternity and cases pertaining to the sexual offenses. एक तरफ पैटर्निटी के केसेस और दूसरी तरफ सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने भी है, रेप केसेस हैं, उनमें और एक तरफ ये बात आ गई और दूसरी तरफ आर्टिकल 128 कानून शहादत आर्डर 1984 को पढ़ लें, दैट प्रोहिबिट्स डीएनए टेस्ट फॉर द मैटर ऑफ पैटर्निटी। वो कहते हैं ना, पैटर्निटी के लिए डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, डिस्करेज करें इसको। क्यों डिस्करेज करें डीएनए को? कि बंदे की इंटीग्रिटी जो है, उसकी हुर्मत जो है, वो खतरे में पड़ गई। क्या अगर खुदा न खास्ता कोई टेस्ट ठीक ना हुआ या उसमें बाकायदा तौर पर उस लेवल पे काम ना किया गया या इंसान है किसी किस्म की कोई गलती हो गई उस टेस्ट करने में, तो क्या एक बंदे की इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, उसका हलालीपन जो है वो खत्म हो जाएगा डीएनए टेस्ट की बिना पे। और आर्टिकल 128 कानून शहादत आर्डर 1984 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर देता है। और इसके ऊपर मैंने पिछले दिनों पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 327 जो है इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। बेसिकली डीएनए रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस and corroborative piece of evidence DNA and बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी जो 2016 CMR पेज 278 में आई। उसमें वाज़ेह कर दिया कि भाई चूंकि पाकिस्तान में साइंस का मयार वो नहीं है जो रिक्वायर्ड है और इस वजह से डीएनए टेस्ट जो है वो कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे लिया जाए, लेकिन एक जो कोर्ट है उसके पास पार है कि वो ऑर्डर कर सके डीएनए टेस्ट के लिए, ताकि जो एलिगेशन किसी अक्यूज पर्सन पे लगे हैं वो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए, बट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज and not as a matter of right. And basically that comes under the discretionary matter and that will not come on as a routine. And higher courts always says DNA test जो है वो चूँकि हर चीज़ को वाज़ेह कर देगा, इस वजह से एज ए रूटीन नहीं, पैटर्निटी केसेस में आर्टिकल 128 भी आड़े आ जाता है। और इस हवाले से 2013 CMR पेज 203 जो है ये भी बड़े अच्छे अंदाज से हमें इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। और बेसिकली credibility of DNA report is questioned mainly on the ground of human error, and that has also been interpreted in the PLD 2010 Lahore High Court page 422, and basically ह्यूमन एरर को देखा जाता है। ह्यूमन एरर अगर खुद बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। लेकिन अभी हमने पिछले दिनों ज़हरब अंसारी की 7 साल बच्ची के साथ जो रेप हुआ उसमें हमने देखा कि कोर्ट ने एक्सक्लूसिवली डीएनए रिपोर्ट पे रिलाई किया और आपको पता है कि मुलज़म को सज़ाए मौत दी गई थी। बेसिकली मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम in Pakistan widely accept the information gathered through the modern devices and modern techniques and modern gadgets, and use of technology and application of the computer program has attained a primary
Pakistani judicial system, but in perspective of evidence produced through such modern devices is admissible in the court of law to some extent, but not as a whole. Not as a whole. In some cases. But Zainab Ansari case was different, totally different, and it was the first time on which हमने रिलाई करते हुए हमेशा डीएनए टेस्ट के लिए अब वो ज़ैनब अंसारी केस सामने आ जाता है कि कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे ट्रायल कोर्ट ने उसको लिया था, अदरवाइज कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे लेता रहा है। लेकिन हालात वाक़यात ही ऐसे थे उस केस में। And at this point of time, it is the reluctance of the Pakistani judicial system to use test when the modern world is ready to use the functional magnetic resonance imaging as a tool of investigation. And you people know fMRI पूरी दुनिया में investigation के लिए use किया जाता है। Basically scans individual's brain in order to detect the changes in the flow of blood that helps in the criminal investigation. जैसे टेलीग्राफ टेस्ट है, इसी तरह fMRI एक टेस्ट है। पॉलीग्राफ में जब बंदा झूठ बोलता है उसके दिल की धड़कन जो है वो बता देती है ये झूठ बोल रहा है, और fMRI में बाकायदा तौर पर उसके ब्रेन के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। ब्रेन के अंदर जो फ्लो है ना ब्लड का, वो इफेक्ट हो जाता है और डिटेक्ट हो जाता है ये बंदा ये गलत बात कर रहा है। तो fMRI जो है ये और पॉलीग्राफ जो है ये एक अच्छी टेक्निक्स है, पूरी दुनिया में यूज़ की जाती हैं, लेकिन मॉडर्न ममालिक के अंदर अमेरिका, USA, UK और यूरोप में भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट को या fMRI को कोई एडमिसिबिलिटी हासिल नहीं है। और मैं स्पेशली अपना ज़ाती व्यू है कि पाकिस्तान में भी मॉडर्न डिवाइसेस जो है हमेशा से इसको कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर लिया जाता रहा है। सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस में जब भी कभी कोई मामला आता है, कोई ना कोई बात में मामला आड़े आ जाता है। और अभी हमने पिछले दिनों पनामा केसेस को भी देखा, उसमें भी ये सारे मामला थे कि जी क्या वो जो रिपोर्ट्स प्रिंट हुई हैं उनकी एडमिसिबिलिटी कहाँ है, कतरी खत की एडमिसिबिलिटी, वो सारी एडमिसिबिलिटीज़ पे हम देखते रहे हैं। और भला हो जस्टिस मनीर का जिसने लॉ ऑफ एविडेंस इंडियन कमेंट्री में लिखी है, वो भी साथ साथ हम देखते रहे। तो साहब ये चंद बातें थी मॉडर्न डिवाइसेस की एडमिसिबिलिटी और पाकिस्तानी जुडिशल क्या है पाकिस्तानी जुडिशरी की डिफरेंट टाइम्स में, और ख़ास तौर पर मलिक अरशद केस जो था, वीडियो स्कैंडल था, वहाँ से सारी वजाहत आ गई 2019 में। और अभी बहुत सा काम होना बाकी है पाकिस्तान में मॉडर्न डिवाइसेस को एविडेंस के तौर पर एडमिसिबिलिटी हासिल करने के लिए बहुत सा वक्त चाहिए। और पाकिस्तान की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, पंजाब में तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उसमें इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। तो दोस्तों चंद बातें थी, मैंने कहा सब दोस्तों से शेयर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।